नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर एसएससी और रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए जीके के प्रश्नों के आधार पर थ्योरी पढ़ाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि दिल्ली के किसी एक कमरे में बैठकर हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की समस्याओं को सुलझाना क्या सच में संभव है? बिल्कुल नहीं, ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब किसी गांव के नलके में पानी नहीं आ रहा या किसी शहर की गली की स्ट्रीट लाइट खराब है, तो ये बात पीएम या सीएम को थोड़ी ना पता होगी, है ना? सही बात है, उन्हें कहाँ से पता चलेगा? इसीलिए शक्ति को ऊपर से निकालकर सीधे गांव और शहर के आम आदमी के हाथों में देना बहुत जरूरी था। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कहानी ना बहुत ही दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। स्थानीय स्वशासन के जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में इसकी शुरुआत की थी। जी, 1882 का साल, ध्यान रखिएगा। संविधान की बात करें तो भाग 9 पंचायत से जुड़ा है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 11वीं अनुसूची है, 29 विषय हैं और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल हैं। एकदम सही। और इसके साथ ही भाग 9A नगर पालिका से जुड़ा है, जो कि 74वें संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। बिल्कुल, जिसमें 12वीं अनुसूची, 18 विषय और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक दिए गए हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी तो ग्राम स्वराज्य चाहते थे। उनका मानना था कि भारत गांव में बसता है, तो फिर इसे तुरंत अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया? इसे सिर्फ डीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में क्यों डाल दिया गया? ये एक ऐसी डिबेट है ना जो हमें उस दौर की असली स्थिति दिखाती है। देखिए, गांधी जी गांव को आजादी देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके खिलाफ थे। अच्छा, खिलाफ क्यों थे? क्योंकि अम्बेडकर जी का मानना था कि उस समय भारतीय गांवों में जातिवाद, छुआछूत और असमानता बहुत ज्यादा थी। जरा सोचिए, अगर उस वक्त गांवों के मुखिया को तुरंत सारी शक्तियां दे दी जाती तो क्या होता? शोषित वर्ग के लिए परेशानी हो सकती थी। हाँ, जो पहले से ताकतवर लोग थे वो पूरी तरह से सिस्टम पर कब्जा कर लेते और शोषित वर्ग का और ज्यादा शोषण होता। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने इसे अनुच्छेद 40 के तहत DSPS में डाल दिया। ओह, यानी ये एक गांधीवादी विचारधारा बनकर रह गई उस वक्त। जी, इसका मतलब था कि ये एक गांधीवादी विचारधारा है और भविष्य में जब राज्य इसके काबिल हो जाएंगे तब वो इसे अपने हिसाब से धीरे धीरे लागू करेंगे। समझ गए। यानी फाउंडेशन को पहले तैयार होने का वक्त दिया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP शुरू किया, जो अमेरिका की मदद से लाया गया था। पर ये योजना फेल हो गई। उसकी क्या वजह थी? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना। थोड़ा आसान भाषा में बताएंगे इसको? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा अर्थ है शक्ति का केंद्र से निकलकर राज्य और राज्य से निकलकर सीधा गांव तक जाना। अब 1952 के इस कार्यक्रम में गांव वालों से पूछा ही नहीं गया कि उन्हें क्या चाहिए। सब फैसले ऊपर से हो रहे थे। बिल्कुल, ऊपर बैठे IAS अधिकारी दिल्ली में बैठकर गांव के लिए फैसले ले रहे थे। तब सरकार को समझ आया कि जब तक आम जनता की भागीदारी नहीं होगी, कोई योजना जमीन पर सफल नहीं होगी। और इसी फेलियर को ठीक करने के लिए सरकार ने अलग-अलग समितियां यानी कमिटीज बनाई। दोस्तों, अब हम उन कमिटीज की बात करेंगे जो SSC एग्जाम का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। हाँ, ये कमिटीज पूरी सीरीज में याद रखनी है। बिल्कुल। सबसे पहली आती है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में आई। इन्होंने त्रिस्तरीय यानी 3 टियर व्यवस्था का सुझाव दिया, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर। और इसी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में पंडित नेहरू जी द्वारा देश की पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नागौर वाला। हाँ, और इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश इस सिस्टम को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। बलवंत राय जी को पंचायती राज का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। क्या इनकी समिति को याद रखने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और एस्पिरेंट्स इसे ध्यान से सुनिए, नाम में ही ट्रिक छुपी है। देखिए, बलवंत राय मेहता, ये 3 शब्द है ना,
हाँ, 3 शब्द हैं। इसका मतलब इन्होंने 3 टियर यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। आसान भाषा में कहें तो इन्होंने एक 3 मंजिला बिल्डिंग का नक्शा दिया। ग्राउंड फ्लोर पर गांव की पंचायत हो गई, फर्स्ट फ्लोर पर पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल और टॉप फ्लोर पर जिला परिषद। ये एसएससी का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। वाह, 3 शब्द और 3 टियर, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब 1977 में सरकार बदली, तब अशोक मेहता समिति आई। इन्होंने द्विस्तरीय यानी 2 टियर प्रणाली का सुझाव दिया, जिसमें मंडल और जिला शामिल थे। यहां भी सेम ट्रिक काम आएगी। हाँ, और साथ ही इन्होंने चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी और SC/ST आरक्षण की मांग भी की थी। यहां वही लॉजिक लगाइए दोस्तों। नाम देखिए, अशोक मेहता, 2 शब्द हैं यानी 2 टियर या द्विस्तरीय प्रणाली। इनका मानना था कि बीच का फ्लोर यानी ब्लॉक लेवल जो है उसकी जरूरत ही नहीं है। और इनकी एक और सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण थी कि पंचायत चुनावों में पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार गिरने की वजह से ये सिफारिशें कभी लागू नहीं हो पाईं, पर SC/ST आरक्षण का बीज इन्होंने ही बोया था। इस फैक्ट को मत भूलिएगा। राइट। फिर 1985 में आती है GVK राव समिति। इस समिति ने उस समय की पंचायतों को बिना जड़ की घास यानी ग्रास विदाउट रूट्स कहा। इन्होंने जिला विकास आयुक्त, जिसे DDC कहते हैं, उसके पद का विचार दिया और नियमित चुनाव पर जोर दिया। बिना जड़ की घास कहने के पीछे इनका क्या कारण था? ये ग्रास विदाउट रूट्स शब्द SSC और PCS ने कई बार पूछा है। राव समिति ने जमीन पर जाकर ये देखा कि विकास का पूरा पैसा और फैसले लेने की ताकत सिर्फ अधिकारियों यानी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। आम जनता का कोई रोल नहीं था उसमें? बिल्कुल नहीं। जमीन पर यानी जड़ में जो गांव के लोग थे, उनके पास तो कोई शक्ति थी ही नहीं। अब सोचिए, अगर एक पौधे को आप जड़ से पानी ही ना दें तो वो सूख जाएगा ना। हाँ, सूख जाएगा। वैसे ही गांव की पंचायतें बिना शक्ति के बेजान घास की तरह हो गई थी। इसीलिए इन्होंने पावर को जमीन पर लाने के लिए जिला विकास आयुक्त जैसी पोस्ट और नियमित चुनाव की बात की थी। समझ गई। उसके ठीक 1 साल बाद 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ। इन्होंने संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सबसे मजबूत मांग की। साथ ही ग्राम सभा के महत्व और न्याय पंचायतों के गठन पर भी इन्होंने जोर दिया। दोस्तों, सिंघवी समिति का सबसे बड़ा योगदान यही था, संवैधानिक दर्जे की मांग। इसको याद रखना भी आसान है। S से सिंघवी और S से संविधान। उन्हें पता था कि जब तक संविधान में लिखकर इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा ना, तब तक राज्य सरकारें अपने मन मुताबिक चुनाव टालती रहेंगी और पंचायतों को पैसा भी नहीं देंगी। और न्याय पंचायतों का क्या रोल था? न्याय पंचायतों का मतलब था कि गांवों के छोटे मोटे झगड़े गांव में ही सुलझ जाएं, आम लोगों को कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। और इस कड़ी की आखिरी समितियां थीं PK थुंगन और गाडगिल समिति, जो दोनों ही 1988 में आईं। इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाए और राज्य वित्त आयोग तथा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो। दरअसल गाडगिल समिति की रिपोर्ट ही 73वें संविधान संशोधन का ब्लूप्रिंट बनी थी। हाँ, ये ब्लूप्रिंट वाला सवाल हमेशा आता है। तो दोस्तों, अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो ये ना एक घर बनाने जैसा है। जैसे बलवंत राय ने 3 मंजिला घर का नक्शा बनाया, अशोक मेहता ने उस नक्शे में बदलाव करके उसे 2 मंजिल करना चाहा। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। और राव समिति ने चेक करके बताया कि इस घर की नींव कमजोर है, यानी ये बिना जड़ की घास है। और आखिर में सिंघवी और गाडगिल समिति ने उस घर की पक्की रजिस्ट्री यानी उसका संवैधानिक दर्जा पक्का करवा दिया। क्या बात है! ये एकदम सटीक एनालॉजी है एस्पिरेंट्स के लिए समझने के लिए। अगर आप SSC के पुराने पेपर देखेंगे ना, तो गाडगिल समिति को ब्लूप्रिंट वाला पॉइंट सीधा सीधा एग्जाम में छप कर आता है और ये पूरा जो क्रम है वो भी पूछा जाता है। तो जब समितियों ने रजिस्ट्री का ड्राफ्ट तैयार कर दिया तो आगे क्या हुआ? 1989 में राजीव गांधी सरकार 64th संशोधन विधेयक लेकर आई। ये बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया क्योंकि राज्यों ने इसे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला माना। ऐसा क्यों लगा राज्यों को उस वक्त? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब है केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा। राज्य सरकारों को ये डर लगने लगा था कि अगर केंद्र सरकार सीधे गांव की पंचायतों को पावर और पैसा देगी तो इसमें राज्य का क्या रोल रह जाएगा। ओह, यानी उनकी पावर कम हो जाती। हाँ, उन्हें लगा कि केंद्र दिल्ली से सीधे गांव को कंट्रोल करना चाहता है और राज्यों को बीच में से बाईपास किया जा रहा है। इसी डर से उन्होंने मिलकर राज्यसभा में बिल को गिरा दिया। फिर वक्त आता है 1992 का। उस समय PV नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे।
वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए। उन्होंने पिछले विधेयक की गलतियों से सीखा और राज्यों को काफी आजादी दी इसमें। जी, उन्होंने बहुत लचीलापन दिखाया इस बार। और फाइनली ये पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और इस नए संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना 1994 में। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने यहाँ न बहुत ही समझदारी दिखाई। उन्होंने बिल को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ चीजें अनिवार्य कर दी जो सभी राज्यों को माननी थी, और कुछ चीजें राज्यों की मर्जी पर छोड़ दी। एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज किया। बिल्कुल, इस लचीलेपन की वजह से सभी राज्य राजी हो गए। और विद्यार्थियों, ये 24 अप्रैल 1993 और मध्य प्रदेश वाला पॉइंट दोनों फैक्ट्स एसएससी सीजीएल या एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे विद्यार्थी अक्सर घबराते हैं, उम्र, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। लेकिन दोस्तों अभी हम इन अनुच्छेद 243 से 243 ओ को ऐसे समझेंगे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे अपनी पूरी लाइफ में। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 243 से। जी, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे ग्राम और मध्यावर्ती स्तर की परिभाषा क्या होगी। देखिए, घबराने की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर आर्टिकल के इंग्लिश अल्फाबेट में ही उसका काम छुपा है। दोस्तों, यहाँ 243 को ना एक बेसिक रूट मानिए। इंग्लिश अल्फाबेट डी से क्या होता है? डेफिनेशंस। राइट, डी फॉर डेफिनेशंस। तो अनुच्छेद 243 संविधान के भाग 9 की डिक्शनरी है एक तरह से। एक गांव क्या होगा यह तय करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है और इसकी सारी परिभाषाएं लिखी हैं। बहुत आसान है। फिर आता है अनुच्छेद 243 ए, जिसमें ग्राम सभा का जिक्र है। ये गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं यानी रजिस्टर्ड वोटर्स का एक समूह है। तो इसमें और पंचायत में आखिर क्या अंतर हुआ? इसके लिए ए से याद रखिए असेंबली, यानी गांव वालों की असेंबली। दोस्तों, एसएससी ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज क्या है। अब ध्यान से सुनिए इसे। गांव के वो सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और उनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और पंचायत सदस्य बनने की उम्र अलग होती है? हाँ, जबकि चुनाव लड़कर पंचायत का सदस्य बनने की उम्र 21 साल होती है। उदाहरण के लिए, जो 5 या 7 लोग चुनकर आते हैं वो ग्राम पंचायत बनाते हैं, लेकिन जिन हजारों लोगों ने उन्हें वोट दिया ना, जब वो सब एक चौपाल पर बैठते हैं तो उसे ग्राम सभा कहते हैं। अब एकदम क्लियर हो गया। और एक फैक्ट, इसे कभी भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। समझ गई। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 243 की तरफ। इसमें पंचायतों के गठन की बात है, जिसमें वही 3 टियर प्रणाली लागू होगी, लेकिन इसमें एक अपवाद या एक्सेप्शन भी दिया गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर नहीं बनाएंगे। 20 से याद रखिए बिल्ड, यानी पंचायत की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा। नॉर्मल राज्यों में 3 टियर बिल्डिंग बनेगी, लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर कोई राज्य बहुत छोटा है जैसे सिक्किम या गोवा, जिनकी आबादी ही 20 लाख से कम है, तो वहां पंचायतों के 3 लेवल बनाकर फालतू सरकारी खर्चा बढ़ाने का क्या फायदा? हाँ, उन्हें जरूरत ही नहीं है 3 लेवल्स की। इसीलिए वहां सीधे गांव और जिला लेवल, यानी सिर्फ 2 टियर सिस्टम ही काम आएगा। नाइस। बी फॉर बिल्ड। अनुच्छेद 243C जो है, संरचना, इसमें बताया गया है कि चुनाव कैसे होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट चुने जाते हैं, जबकि ब्लॉक और जिला अध्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या खेल है इसमें? हाँ, सी से दोस्तों याद रखें कॉम्पोजिशन या चॉइस, यानी चुनाव की चॉइस किसकी होगी यहाँ पे। इसको एक स्कूल के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी क्लास में सब बच्चे अपना हाथ उठाकर अपना क्लास मॉनिटर चुनते हैं ना। हाँ, बिल्कुल चुनते हैं। ये हुआ डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें सीधे जनता यानी गांव के लोग वोट देते हैं, जैसे सरपंच या ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। अब पूरे स्कूल के लिए एक हेड बॉय चुनना है, मान लीजिए। इस बार सारे बच्चे वोट नहीं देते, बल्कि जो क्लास मॉनिटर्स चुने गए थे, सिर्फ वो आपस में मिलकर हेड बॉय चुनते हैं। ओह अच्छा। ये हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ब्लॉक और जिला पंचायत के अध्यक्ष बिल्कुल इसी तरह इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, सी फॉर चॉइस। अब आते हैं सामाजिक न्याय पर। अनुच्छेद 243D बताता है स्थानों के आरक्षण के बारे में। SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी 33% आरक्षण अनिवार्य है। इसकी भी ट्रिक है। डी से डिप्रेस्ड क्लासेस और डॉक्टर्स, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं और गांव की जो बेटियां हैं,
उनके लिए सीट रिजर्व करना। एस्पिरेंट्स, एक पॉइंट यहाँ बहुत ध्यान देने वाला है, जहाँ एग्जामिनर आपको जरूर फंसाता है। कौन सा पॉइंट? वो ये कि ओबीसी के लिए आरक्षण अनिवार्य नहीं है। ये राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है कि वो देना चाहती है या नहीं। और महिलाओं को कम से कम 33% देना तो कंपल्सरी है। लेकिन बिहार जैसे कुछ राज्यों ने आगे बढ़कर इसे अपनी तरफ से 50% कर दिया है। ओ, यानी मिनिमम 33% है, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अनुच्छेद 243E बताता है अवधि यानी कार्यकाल। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नियम ये है कि नई पंचायत केवल बचे हुए समय या रिमेनिंग टर्म के लिए ही बनेगी, पूरे नए 5 साल के लिए नहीं। ये से एक्सपायरी डेट याद रखिए। पंचायत की एक्सपायरी डेट क्या है? प्रथम बैठक से अगले 5 साल। यहाँ दोस्तों रिमेनिंग टर्म को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक पंचायत बनी और 3 साल बाद किसी भी कारण से भंग हो गई। ठीक है। अब जो नए चुनाव होंगे ना, उसमें जो नई पंचायत जीत कर आएगी वो अगले पूरे 5 साल तक नहीं रहेगी। वो सिर्फ बचे हुए 2 साल का कार्यकाल ही पूरा करेगी, ताकि पूरे देश का जो एक चुनाव चक्र या साइकिल बनी हुई है वो ना बिगड़े। हाँ, नहीं तो सारा हिसाब आगे पीछे हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, एक और बात, अगर पुरानी पंचायत के सिर्फ 6 महीने या उससे भी कम समय बचा था ना, तब तुरंत चुनाव नहीं होंगे। फिर सीधे अगले टर्म के रेगुलर चुनाव ही एक साथ होंगे। समझ गई। अब अनुच्छेद 243G बात करता है शक्तियों और कार्यों की। इसमें 11वीं अनुसूची के 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायत काम कर सकती है, जैसे कृषि, सड़कें, पेयजल आदि। जी से गवर्नेंस। पंचायत गवर्नेंस कैसे करेगी? अपना ठोस काम करके। और इसमें काम की एक लिस्ट है, 11वीं अनुसूची में दी गई है। उसमें कितने विषय हैं? पूरे 29। इसको ध्यान में रखने का मैथ्स का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है विद्यार्थियों। वो क्या है? तो 2 + 9 कितना होता है? 11 होता है। तो इसका मतलब 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें आंगनवाड़ी चलाना, मेला लगवाना, सड़क और गांव के नाले बनवाना जैसे सभी जरूरी काम आते हैं। वाओ, 2 + 9 = 11। ये तो बहुत आसान कर दिया आपने याद रखना। हाँ, ट्रिक से जल्दी याद होता है। काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, जिसके लिए अनुच्छेद 243I लाया गया। इसमें राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। राज्यपाल हर 5 साल में इसका गठन करता है, जिसका काम पंचायतों और नगर पालिकाओं के बीच टैक्स का बंटवारा करना है। आय से आप याद रख सकते हैं इनकम। पंचायत की आखिर इनकम कहाँ से आएगी? तो ये राज्य वित्त आयोग बताता है कि राज्य सरकार के बटुए में जो टैक्स का पूरा पैसा आया है, उसमें से कितना हिस्सा सीधे गांव की विकास योजनाओं के लिए पंचायत के खाते में डालना चाहिए, ताकि वो अपना काम खुद कर सकें, बार बार उन्हें सरकार के पास मांगने न जाना पड़े। और फिर ये चुनाव कौन कराएगा? इसके लिए है अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन इन्हें हटाने की प्रक्रिया हाई कोर्ट के जज को हटाने के बराबर ही कठिन होती है। ये आयोग केवल पंचायत और नगर पालिका के ही चुनाव कराता है। और यहाँ ट्रिक है, के से कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इसको इंग्लिश वाले सी की जगह के से याद रखिए। दोस्तों, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में ये सवाल अक्सर ऑप्शन देकर घुमाया जाता है बच्चों के लिए। कैसे? क्या ऑप्शन देते हैं वो लोग? पूछा जाता है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है, और पहला ही ऑप्शन चमकता हुआ होता है भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बच्चे वहीं टिक कर आते हैं। ध्यान रखिएगा, ईसीआई सिर्फ देश के पीएम, एमपी, एमएलए और राष्ट्रपति के चुनाव कराता है। लोकल लेवल के चुनाव कराना स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही काम है, जिसे अनुच्छेद 243 के तहत अलग से बनाया गया है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था पंचायतों का पूरा तंत्र। अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है भाग 9A, नगर पालिकाएं और योजना समितियां। जो काम हमने अभी गांव में देखा, अब देखेंगे कि वो शहर में कैसे होता है। जी, नगर पालिका का सिस्टम भी मिलता जुलता ही है। हाँ, अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नगर पंचायत, जो कि वो क्षेत्र है जो गांव से शहर में बदल रहा है, एक ट्रांजिशनल एरिया। दूसरा है नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहरों के लिए है। और तीसरा है नगर निगम, जो बड़े शहरों के लिए होता है। यहाँ क्यू से याद रखिए क्वार्टर्स। आपने देखा होगा कि शहरों में गांव के मुकाबले लोग ज्यादा क्वार्टर्स और फ्लैट्स में रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, शहरों में तो यही चलता है।
इसलिए क्यों नगरपालिका के स्ट्रक्चर की बात करता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक गांव में हाईवे बन गया और वहां आसपास नई मार्केट खुलने लगी, तो अब वो पूरी तरह गांव नहीं रहा ना, पर बड़ा शहर भी नहीं बना। तो वहां क्या बनेगी? वहां बनेगी नगर पंचायत। ओके। और जो पहले से एक छोटा शहर है, वहां नगर पालिका परिषद होगी। और जो बहुत बड़े शहर या मेट्रो सिटीज हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली या आपका लखनऊ हो गया, वहां नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा। क्यू फॉर क्वार्टर्स बहुत क्लियर है। अब एक बहुत मजेदार कनेक्शन देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 243T आरक्षण की बात करता है। इसमें नगर पालिकाओं में SC, ST और महिलाओं के आरक्षण के नियम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पंचायतों में अनुच्छेद 243D के थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टी से यहाँ आएगा टाउन रिजर्वेशन। दोस्तों, एग्जाम के लिए कुछ नया नहीं रटना। यहाँ जो नियम गांव में डी यानी डिप्रेस्ड क्लासेस एंड डॉटर्स के लिए थे, शहर के चुनावों में वही नियम टी में अप्लाई हो जाते हैं। मिनिमम 33% महिलाओं वाला नियम यहाँ भी उतनी ही सख्ती से लागू है। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 243 शक्तियों और कार्यों की बात करता है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को 18 विषय दिए गए हैं, जैसे शहरी योजना, अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड आदि। हाँ, तो जो काम गांव में 243G कर रहा था, वो शहर में वही काम 243W कर रहा है। एग्जैक्टली यही लिंक मैं बताना चाहता था। डब्ल्यू से वर्क ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। गांव में नाले बन रहे थे, वहां 29 विषय थे। तो शहर में फायर ब्रिगेड का इंतजाम करना, शहरी पार्क बनवाना या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये सब इन 18 विषयों में आते हैं जो 12वीं अनुसूची में साफ साफ लिखे गए हैं। अब सोचिए, एक जिले में तो गांव भी होता है और शहर भी। ऐसे में दोनों का मिलाकर विकास कैसे हो? इसके लिए लाया गया अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति, जिसे DPC या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहते हैं। ये समिति पंचायत और नगर पालिका दोनों की योजनाओं को मिलाकर पूरे जिले का एक मास्टर प्लान बनाती है। इसको याद रखने की बहुत मस्त ट्रिक है एस्पिरेंट्स। Z और D से बनता है जिला और डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दोस्तों, ऐसी तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती ना कि गांव वाले अपनी रोड को उत्तर की तरफ ले जाएं और शहर वाले उसे दक्षिण की तरफ बनाएं और दोनों रोड आपस में आगे जाके जुड़े ही ना। हाँ, फिर तो रोड का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए DPC बनाई जाती है, जो दोनों की प्लानिंग रिपोर्ट लेती है और पूरे जिले का एक इंटीग्रेटेड फाइनल ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजती है। और जो बहुत बड़े शहर हैं उनके लिए क्या होगा? उनके लिए है अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना समिति या MPC। ये उन बड़े शहरों के लिए होती है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो। Z और E मतलब जोन एक्सट्रीम। दोस्तों, जब आबादी 10 लाख क्रॉस कर जाए यानी लिमिट एक्सट्रीम हो जाए, तब उस महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी की ट्रैफिक, पेयजल और विकास की समस्याएं अलग स्तर की होती हैं, पूरी तरह एक्सट्रीम। इसलिए उसके लिए एक अलग से स्पेशल कमेटी बनेगी जिसे हम MPC कहते हैं। बहुत खूब। अब हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 9B सहकारी समितियां, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। ये आजकल का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है SSC का। इस संकल्पना का मूल ये है कि जब स्थानीय लोग आपस में मिलकर स्वैच्छिक भागीदारी यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन और आपसी सहायता के लिए कोई संस्था बनाते हैं। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण दोस्तों अमूल है। संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(c जो कि एक मौलिक अधिकार है और DPSP के अनुच्छेद 43B में किया गया है। जी बिल्कुल। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसे संविधान के भाग 9B में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा बाद में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT शामिल है। एस्पायरेंस कोऑपरेटिव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए गांव में 100 किसानों को दूध बेचना है। अब अगर एक अकेला किसान दूध बेचने मार्केट जाएगा तो बड़ा व्यापारी उसको कम दाम देगा। हाँ, उसकी बार्गेनिंग पावर ही नहीं होगी। लेकिन अगर वो 100 किसान एक साथ मिलकर एक संस्था बना लें और खुद ही दूध प्रोसेस करके बेचें तो प्रॉफिट जो होगा वो उनमें बराबर बढ़ जाएगा। अमूल का मॉडल यही तो है। इन समितियों को बनाने का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। 2011 में 97वां संशोधन लाकर इन्हें संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए दिया गया क्योंकि इन संस्थाओं में आहिस्ता आहिस्ता ना नेताओं का दबदबा काफी बढ़ रहा था और उस वजह से भ्रष्टाचार होने लगा था।
ओह, यानी सिस्टम खराब हो रहा था इनका। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए सरकार इन पर नियम कानून को सख्त करना चाहती थी। इस सख्ती का असर हमें अनुच्छेद 243 ZJ में दिखता है, जो इनके बोर्ड की संरचना बताता है। इसके अनुसार एक समिति में अधिकतम डायरेक्टर 21 हो सकते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और इसमें एक SC ST और 2 महिलाओं का आरक्षण भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 ZM के तहत हर वित्तीय वर्ष के अंत में इनका ऑडिट होना भी अनिवार्य किया गया है। अब ये 243 ZM का जो ऑडिट वाला नियम लाया गया ना, यही अवा भ्रष्टाचार रुकने का सबसे मुख्य हथियार था सरकार का। अब दोस्तों, आप आम लोगों का पैसा ले रहे हैं तो सरकार ने कंपलसरी कर दिया है कि साल के आखिर में तुम्हारे खातों की यानी सारे खर्चों की पूरी बारीक चेकिंग यानी ऑडिट होगी। इससे इनकी अकाउंटेबिलिटी काफी बड़ी। और इसमें एक डायरेक्टर की संख्या वाला फैक्ट भी है ना। हाँ, वो बोर्ड मेंबर्स की मैक्सिमम संख्या 21 याद रख ली है। ये सिंपल सा नंबर दिखने में लगता है, पर ये फैक्ट यूपी PCS जैसे स्टेट एग्जाम्स में आकर विद्यार्थियों को बहुत परेशान कर चुका है। सीधे पूछा गया था। ठीक है, तो 21 मैक्सिमम है। आखिरी पॉइंट पर नजर डालते हैं दोस्तों, जो इसके अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन की बात करता है। अगर कोई सहकारी समिति सिर्फ एक राज्य की सीमा में ही काम कर रही है तो वो राज्य सूची, जो कि 7वीं अनुसूची है, उसका विषय है और उस पर राज्य विधानमंडल ही कानून बनाएगा। जी, स्टेट कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर वो बहुराज्य यानी मल्टी स्टेट में काम करती है तो उस पे संसद का नियंत्रण होगा। और एक ताज़ा करंट अफेयर्स भी यहाँ ज़रूरी है। 2021 में सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया है। इसका विजन है सहकार से समृद्धि। सहकार से समृद्धि, ये फ्रेज बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए एस्पिरेंट्स। ये नया मंत्रालय 2021 में बना है और ध्यान रखें, इसके पहले मंत्री अमित शाह जी बने थे। अच्छा, अमित शाह जी थे पहले मंत्री। हाँ, और ये राज्य और केंद्र के कानून का हिसाब बड़ा क्लियर है यहाँ। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ यूपी के किसानों के साथ बिजनेस कर रही है तो उस पर यूपी सरकार के नियम ही चलेंगे। लेकिन दोस्तों, अमूल जैसी सोसाइटी जो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी पूरे देश में हर जगह बिजनेस कर रही है, उस पर अलग अलग राज्य तो अपना अधिकार नहीं जमा सकते ना। हाँ, वरना तो कानूनी लड़ाइयाँ होती रहेंगी स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल, इसीलिए वहां पर कंट्रोल सीधा दिल्ली यानी पार्लियामेंट के पास चला जाता है, जो मल्टी स्टेट के लिए नियम बनाती है। तो बहुत ही व्यापक तरीके से हमने आज की ये क्लास पूरी की। दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के भाग 9, 9A और 9B को पूरी गहराई से समझा। इसके इतिहास से लेकर 2021 के नए मंत्रालय तक हमने देखा कि कैसे शक्ति को ऊपर से निकालकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का एक संघर्ष किया गया, ताकि देश का विकास सच्चे मायनों में जमीन पर हो सके। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था हमारे लोकतंत्र के लिए। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद ना, मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ती हूँ। संविधान ने तो 1993 में अपना काम कर दिया, शक्तियां दे दी, चुनाव के नियम बना दिए, पैसे की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन दोस्तों, क्या आज 30 साल बाद भी ग्राम सभाओं में आम नागरिक उतनी ही सक्रियता से अपने अधिकार पूछ रहे हैं जितनी डॉक्टर अंबेडकर या गांधी जी ने कभी कल्पना की थी? या आज भी गांव के फैसले चंद ताकतवर लोग ही ले रहे हैं और आम जनता की भागीदारी सिर्फ वोट देने तक ही सीमित बनकर रह गई है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा आप सभी। बहुत ही गहरी बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति को खुद से सोचना चाहिए जो इस देश और इस लोकतंत्र का हिस्सा मानता है खुद को। यदि आपको यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।